तो नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और इस नए चैप्टर का नाम क्या है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देखो सबसे पहला जो सवाल हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि भाई ऑप्टिक्स का मतलब क्या है। तो ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक अलग ब्रांच है जिसमें हम लाइट को स्टडी करते हैं या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करते हैं। लाइट से रिलेटेड जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, जितनी भी स्टडी है, वो फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंदर की जाएंगी उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिक्स बोलेंगे। अब ये जो ऑप्टिक्स है इसके दो पार्ट्स कर रखे हैं हमने, मतलब दो कैटेगरी बना रखी है। पहला क्या है, रे ऑप्टिक्स, और सेकंड कैटेगरी क्या है, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम ये मान के चलेंगे कि जब भी लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रही होगी तो ये एक स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी, और जिस डायरेक्शन में ये ट्रेवल कर रही है उस डायरेक्शन में हम इसके ऊपर एक एरो का सिंबल लगा देंगे जो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और इस लाइन को हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको, रे ऑफ लाइट। तो इसको हम बोलते हैं रे थ्योरी। एक्चुअल में लाइट क्या होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और वो वेव की फॉर्म में ही चलेगी। लेकिन हम जब ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन को स्टडी करते हैं तो उस टाइम पे हम ये मान के चलते हैं कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है, और इससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम ये थ्योरी यूज करेंगे, इसको रे थ्योरी बोलते हैं। तो रे ऑप्टिक्स में क्या माना जाएगा कि जब भी लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाएगी तो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी। ठीक है, कौन कौन सी फिनोमेना इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, और रिफ्लेक्शन कौन करता है, मिरर्स, तो मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी हम चीज पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपनी इनिशियल डायरेक्शन से बैंड हो जाती है। तो ये जो फिनोमेना है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो दूसरी जो चीज इसमें स्टडी की जाएगी वो क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और इसके अलावा कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, प्रिज्म हो गया, इस टाइप की चीजें हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो इसका पार्ट है ऑप्टिक्स का ही, वो नेक्स्ट चैप्टर है, वो है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के अंदर जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं इसमें हम ये मान के चलते हैं कि लाइट एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, और लाइट क्या होती है, एक ट्रांसवर्स वेव होती है। दो टाइप की वेव होती है ना, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो लाइट कौन से टाइप की वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है, और इसकी जो नेचर है वो वेव नेचर होती है। इसके अकॉर्डिंग हम तीन फिनोमेना इसमें स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। पहली फिनोमेना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, दूसरी चीज है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और तीसरी चीज है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग ऑप्टिक्स के अंडर स्टडी करेंगे। तो ऑप्टिक्स के दो चैप्टर हैं आपके सिलेबस में। पहले चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो अगला चैप्टर आएगा उसमें हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन फिनोमेनास के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए जी, अब सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है वो समझते हैं। देखो, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट का किसी भी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होना और टकरा के वापस उसी मीडियम के अंदर चले जाना। इसमें मीडियम चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो कि ये कोई सरफेस है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है, तो इसको हम बोलते हैं मिरर सरफेस। मतलब ये कोई मिरर सरफेस है जिसके ऊपर लाइट इंसिडेंट की जा रही है। ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है सरफेस के ऊपर, ये जो लाइट रे यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो रही है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर अगर एक लाइन ड्रॉ करोगे तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गया नॉर्मल। और ये लाइट टकरा के यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट टकराएगी और टकरा के वापस से इसी मीडियम के अंदर, ऊपर जो भी मीडियम रहा होगा उसी मीडियम में वापस चलेगी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो इंसिडेंट रे है इसने नॉर्मल से जो भी एंगल बना रखा है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे है इसने नॉर्मल से जो भी एंगल बना रखा है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन का एक रूल होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होंगे। जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा होगा कहीं भी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे, सेम प्लेन में होंगे, अलग अलग प्लेन में नहीं हो सकते। जैसे ये मिरर है, इसके ऊपर रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, फिर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है, फिर ये रिफ्लेक्ट हो कैसे जा रही है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों एक ही वर्टिकल प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे, तीनों सेम प्लेन में होंगे। कौन कौन सी तीन चीजें, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे हमेशा। ठीक है, ये सेकंड रूल आप मान सकते हो रिफ्लेक्शन का।
अब इसमें एक छोटी सी चीज है जो आपको याद रखनी है प्लेन मिरर के लिए। मान लो कि ये कोई प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर की एक खास बात ये होती है कि इसके सामने जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है उतना ही डिस्टेंस पे मिरर के अंदर आपको उसकी इमेज दिखाई देगी। जैसे मान लो आप इसके सामने खड़े हो, ठीक है, तो आप अगर x डिस्टेंस पे खड़े हो तो आपको अपनी जो इमेज है वो भी x डिस्टेंस पे ही दिखाई देगी। कहाँ पे दिखेगी? x डिस्टेंस पे ही आपको इमेज दिखाई देगी। दोनों की जो डिस्टेंस है, मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस, ये दोनों बराबर होती है। ठीक है, एक चीज तो ये याद रखनी है। फिर दूसरी चीज ये याद रखनी है कि अगर आप किसी भी मिरर की तरफ दौड़ते हुए जाते हो, ये मिरर है सामने, प्लेन मिरर, इसकी तरफ क्या कर रहे हैं अपन? दौड़ते हुए जा रहे हैं। तो जितनी स्पीड से आप दौड़ रहे हो, अगर आप 20 स्पीड से दौड़ रहे हो और मिरर के अंदर आप खुद को देख रहे हो, तो मिरर के अंदर आपको खुद की जो इमेज है वो डबल स्पीड से आपकी तरफ आते हुए नजर आएगी। कैसे नजर आएगी? डबल स्पीड से इमेज अपनी तरफ आते हुए दिखाई देगी। ये जो इमेज है, जितना स्पीड से आप दौड़ रहे हो, आपको लगेगा कि जो इमेज है वो डबल स्पीड से अपनी तरफ आ रही है। ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर आप मिरर की तरफ किसी 20 स्पीड से जाते हो, मान लो कि आप 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहे हो, इसका मतलब पर सेकंड आप 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हो। ठीक है, ये इसका मतलब है। पर सेकंड कितने डिस्टेंस कवर की जा रही है? 10 मीटर। इमेज भी तो 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही होगी पर सेकंड, क्योंकि जितना भी ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर होता है उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनती है। अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाएगा तो इमेज भी मिरर की तरफ आएगी। दोनों के बीच में डिस्टेंस तेजी से कम होती जाएगी। जैसे आप किसी गाड़ी के अंदर जा रहे हो और सामने से एक गाड़ी आ रही है, तो अगर आपकी गाड़ी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड और दूसरी वाली गाड़ी की स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड है, तो आपको लगेगा कि जो आप खुद के रेस्पेक्ट में जो आप देखोगे, तो दूसरी वाली जो गाड़ी है वो आपको 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, यानी कि ज्यादा स्पीड से अपनी तरफ आते हुए नजर आएगी। एक्चुअल में जो स्पीड होगी ना उसकी, उससे आपको ज्यादा स्पीड से नजर आएगी वो अपनी तरफ आते हुए, क्योंकि आप खुद के रेस्पेक्ट में उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। वही केस यहाँ पे लगेगा जब आप खुद के रिलेटिव अपनी इमेज को, खुद के रेस्पेक्ट में आप खुद की इमेज को अपनी तरफ आते हुए देखोगे, तो जितना स्पीड से आप इसकी तरफ जा रहे हो मिरर की तरफ, इमेज भी क्योंकि मिरर की तरफ उतनी स्पीड से आ रही है, तो खुद के रेस्पेक्ट में देखने पे आपको उसकी जो स्पीड है वो डबल नजर आएगी। तो क्या याद रखना है इसके अंदर? दूसरी बात प्लेन मिरर के लिए आपको ये याद रखनी है कि जब भी आप प्लेन मिरर की तरफ दौड़ते हुए जाओगे, तो आपकी जितनी भी स्पीड है, आपको खुद की इमेज उससे डबल स्पीड से अपनी तरफ आते हुए नजर आएगी। बस ये पॉइंट आप याद रखो। ठीक है, तो प्लेन मिरर के बारे में इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद में आता है फिर स्फेरिकल मिरर। अच्छा, उससे पहले एक चीज और, कि जो प्लेन मिरर है उसकी एक खास बात है। जो प्लेन मिरर है उसकी एक खास बात होती है कि आप प्लेन मिरर में जब भी आप खुद की इमेज देखते हो, तो अगर आप राइट हैंड को ऊपर करोगे तो आपको इमेज का लेफ्ट हैंड ऊपर होता हुआ दिखाई देगा। देखो, ये जो पर्सन खड़ा है ये इसका राइट हैंड है, लेकिन जो इमेज है, ये जो पर्सन आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, इसी की इमेज है ये। तो ये जो इमेज है इसमें ये वाला हाथ कौन सा होगा इसका? ये तो लेफ्ट हैंड हुआ ना। तो अगर आप राइट हैंड ऊपर करते हो तो इमेज का कौन सा हैंड ऊपर होगा? लेफ्ट हैंड। तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ये जो फिनोमेना है इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। राइट का लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट का राइट दिखेगा आपको। ठीक है, ऐसा होगा। तो इस फिनोमेना का नाम कई बार पूछ लेते हैं कि इमेज जब भी बनती है तो उसमें लेफ्ट की जगह आपको राइट दिखाई देता है और राइट है उसकी जगह लेफ्ट दिखाई देता है, तो इस फिनोमेना का नाम क्या है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, अब आते हैं स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर। अब ये स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? तो इनका नाम स्फेरिकल मिरर इसलिए होता है क्योंकि ये किसी न किसी एक स्फेयर का पार्ट होते हैं। एक तो होता है प्लेन मिरर, ठीक है, और स्फेरिकल मिरर क्या होगा? स्फेरिकल मिरर किसी स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट होगा। जैसे मान लो कि आपके पास में एक ग्लास का होलो स्फेयर है और आपने उसका एक छोटा सा पोर्शन कट करके अलग कर लिया। जैसे ये कोई होलो स्फेयर है ग्लास का, आपने इसका इतना इतना पोर्शन कट करके अलग कर लिया। क्या किया आपने? इतना इतना पोर्शन आपने कट करके अलग कर लिया। अब ये जो पोर्शन है, इतना इतना ये जो पोर्शन होगा, इसके ऊपर हम पॉलिश करेंगे। अच्छा, पॉलिश कौन सी करनी है? ये मेटल की पॉलिश की जाती है ताकि जो ग्लास सरफेस है वो एक मिरर की तरह काम करे। हमेशा ग्लास के ऊपर अगर आप मेटल की पॉलिश कर देते हो तो वो एक मिरर में कन्वर्ट हो जाता है। जिस साइड में आप पॉलिश करोगे उसके अपोजिट वाली साइड, दूसरी वाली साइड एक मिरर की तरह काम करेगी। अगर मैं इतने इतने पोर्शन पे जो काट के आपने अलग किया है, इसके ऊपर इधर बाहर वाली साइड में पॉलिश कर दूं, ये पॉलिश करने का सिंबल होता है, तो अंदर वाली जो सरफेस है, इधर वाली जो सरफेस है, वो एक
मिरर की तरह काम करेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगी। तो लाइट रे ऐसे इसके ऊपर अगर इंसिडेंट करोगे तो इधर से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो मिरर बन जाएगा इसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव क्यों? क्योंकि अंदर धंसा हुआ है ऐसे, तो इसका नाम है ये कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये इसका एक और नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, अगर मान लो कि आप ये जो होलो स्फेयर है इसका एक छोटा सा पार्ट अलग कर लेते हो कट करके, और उसके ऊपर आप पॉलिश कर देते हो अंदर वाली साइड में। इस बार पॉलिश किधर की जाएगी? अंदर वाली साइड में की जाएगी। तो अब ये जो मिरर बनेगा इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसमें ये जो उभरी हुई सरफेस है ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगी। इस तरीके से रिफ्लेक्शन इधर से होगा, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स, या फिर इसका डाइवर्जिंग मिरर भी नाम होता है, डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट रेज को फैलाने का काम करेगा, डाइवर्स करने का काम करेगा। ये वाला जो मिरर है ये क्या करेगा? लाइट रेज को कन्वर्ट्स करने का काम करेगा, इकट्ठा करने का काम करेगा, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। और ये वाला मिरर क्या करता है? लाइट रेज को फैलाने का काम करता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है। बाकी इनके जो पॉपुलर नाम है वो तो यही है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। बाकी इनको इस नाम से भी जानते हैं, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी। अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता रहा हूं जो मिरर के लिए यूज की जाती है, अब ध्यान से समझना है इसको। जैसे कोई भी स्फेरिकल मिरर होता है वो एक स्फेयर का छोटा सा पार्ट होता है, उसी स्फेयर का जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं उसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो मिरर का मिड पॉइंट होता है बीचों बीच, इसको हम बोलते हैं पोल। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये इस स्फेयर का रेडियस होगा, तो इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, इसको क्या बोला जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे इसको। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इनके बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसको बोला जाता है फोकस। अब फोकस एकदम बीचों बीच होगा सी और पी के, तो फोकस और ये जो पोल है इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है जिसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, ये हमेशा इस टोटल डिस्टेंस का हाफ होते हैं। ये टोटल डिस्टेंस क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ क्या होगी? हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। आया समझ में? फिर साइज ऑफ द मिरर जो होता है ना, साइज कितना बड़ा मिरर है उसको हम बोलते हैं अपर्चर। जैसे इतना बड़ा मिरर है तो इसको हम बोलेंगे साइज को अपर्चर बोलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आ गई सारी। इसी तरीके से इसमें होता है, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये जिस स्फेयर का एक पार्ट होगा उस स्फेयर के सेंटर को हम बोल देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम बोल देंगे पोल। फिर दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोल देंगे, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसको बोला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इनके बीचों बीच क्या होगा? फोकस होगा। फोकस और पोल के बीच की जो दूरी है उसको बोलेंगे फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगी, है ना? ये आपको याद रखना है। तो स्फेरिकल मिरर के लिए बेसिक टर्म्स है जो हम याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर साइन कन्वेंशन और देखो आप। साइन कन्वेंशन का मतलब है जब भी आप कैलकुलेशंस करोगे तो आपको प्लस या माइनस सिंबल लगाने पड़ेंगे। जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, इनके ऊपर एक सिंबल लगाना पड़ेगा प्लस या माइनस। तो वो किस हिसाब से लगाना है वो समझते हैं। मान लो कि ये कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है ये कॉनकेव मिरर है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसका पोल हो गया, यहाँ पे कहीं पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और यहाँ पे क्या होगा? बीचों बीच फोकस होगा। ठीक है, ये बातें हम इसके लिए पहले से जानते हैं। अब साइन कन्वेंशन क्या है? कोई भी टाइप का मिरर हो सबके लिए साइन कन्वेंशन सेम है, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो। जब भी आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे तो रेफरेंस पॉइंट हमेशा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे तो रेफरेंस पॉइंट हमेशा पोल को कंसीडर करना है। पोल क्या होगा? हमेशा रेफरेंस पॉइंट होगा। मतलब जैसे आप काइनेमेटिक्स में एक्स वाई जेड एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं उसको रेफरेंस पॉइंट लेते हो कैलकुलेशन करने के लिए, उसी तरीके से मिरर से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन करनी हो, कोई डिस्टेंस वगैरह प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आपको मेजर करनी हो, तो ये जो पोल वाला पॉइंट होगा ये एक ओरिजिन की तरह काम करेगा। ये
रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करेगा, ऐसा मान सकते हैं अपन। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट कौन है? पोल। मतलब जितनी भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आपको किसी भी डायरेक्शन में मेजर करनी है वो हमेशा पोल से मेजर करनी है, पहली बात। अगर कोई भी डिस्टेंस आप पोल पे खड़े होते हो और कोई भी डिस्टेंस आप इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में चल के मेजर करते हो तो उसको हमेशा पॉजिटिव सिंबल के साथ में लिखना है। और अगर आपको कोई भी डिस्टेंस मेजर करते टाइम पे इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है तो उस डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखा जाएगा। ये इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन क्या है? मतलब जैसे मान लो कि इसके सामने आप ऑब्जेक्ट रख देते हो, तो ऑब्जेक्ट है मान लो ये ए बी, ये ए बी नाम का कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आपने रख दिया इस मिरर के सामने। अब इससे जो लाइट रेज मिरर के ऊपर जाएंगी, इंसिडेंट होंगी, गिरेंगी जाके, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रेज। अब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा है और ज्यादातर केस में हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में ही रख के ऑब्जर्व करेंगे या कैलकुलेशंस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड में रखा है तो इससे जो लाइट रेज इस मिरर के ऊपर गिर रही होंगी वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही होंगी। इस तरीके से कोई भी लाइट रे कहीं भी गिर रही हो, ये दूसरी लाइट रे मान लो, कहीं से भी अगर मिरर के ऊपर लाइट रे जा रही है तो वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए आपको नजर आ रही है। तो ये जो डायरेक्शन है लेफ्ट से राइट वाली जो डायरेक्शन है इसी को मानना है पॉजिटिव। क्या मानना है इसको? पॉजिटिव। और अगर कोई भी डिस्टेंस आप इससे अपोजिट डायरेक्शन में चल के मेजर करते हो, कैसे? राइट से लेफ्ट की तरफ। अगर आप कोई भी डिस्टेंस राइट से लेफ्ट की तरफ मेजर करते हो तो उसको नेगेटिव सिंबल के साथ में लेना। इधर से इधर जाके कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, अच्छा चलना कहां से? हमेशा पोल से। जैसे मान लो कि एक डिस्टेंस आपको मेजर करके बताता हूं। मान लो मैं शुरुआत में पोल पे खड़ा हो गया, सबसे पहला काम क्या करना है? आपको पोल पे जाके खड़े हो जाना है। मान लो आप यहां पे जाके खड़े हो गए, ठीक है। अब आपको डिस्टेंस को मेजर करने के लिए चलना है। अगर आप जैसे ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है तो इसकी डिस्टेंस को मेजर करने जाओगे तो आपको इधर चलना पड़ेगा। अब इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन इधर है, आप उल्टा आ रहे हो, तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको क्या लिखना पड़ेगा? नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखना पड़ेगा। ऐसी सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो भी इधर ही है ना, तो इसकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी इधर आना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी? ये वाले डिस्टेंस भी नेगेटिव। मतलब इधर चल के कोई भी डिस्टेंस मेजर करो उसको नेगेटिव लेना है। और अगर पोल पे खड़े हो और उधर जाके कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, राइट साइड में चल के कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, उसको हमेशा पॉजिटिव लेना है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको ऐसा याद रखो, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में चल के कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, और इंसिडेंट रेज के अपोजिट चल के कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको हमेशा नेगेटिव लेते हैं। फिर मान लो कि आपको इस ऑब्जेक्ट की साइज मेजर करनी है तो इसके लिए आपको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। कितनी हाइट है इसकी? तो अगर आप कोई भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जाके मेजर करते हो तो उसको हमेशा पॉजिटिव सिंबल के साथ में लिखेंगे। और अगर कोई भी डिस्टेंस आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ जाके मेजर करते हो उसको हमेशा नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखना है। बोलो आया क्या समझ में? ऊपर की तरफ जाके कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव, नीचे की तरफ जाके कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो नेगेटिव। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन यूज किया जाएगा। आया समझ में? क्लियर है एकदम? ये एग्जाम में नहीं पूछते कि साइन कन्वेंशन बताओ मिरर का, ये हम यूज करेंगे आगे कैलकुलेशंस वगैरह में, तो ये याद रखना है आपको। ठीक, इसके बाद में अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको बता रहा हूं जिनके अकॉर्डिंग हम मिरर से रिलेटेड डायग्राम्स बनाएंगे। मतलब मिरर से रिलेटेड जितने भी डायग्राम बनेंगे उनके लिए हम कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। वो रूल्स मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। अब दोनों टाइप के मिरर के लिए रूल बताऊंगा। पहला मिरर होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। दोनों के लिए रूल बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, इसी के अकॉर्डिंग हम आगे की कैलकुलेशंस करेंगे। फिर जो फर्स्ट रूल है कॉनकेव मिरर के लिए, मान लो कि ये कॉनकेव मिरर है और ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर आपने पॉलिश कर रखी है। अब इसके सामने आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो और ऑब्जेक्ट से लाइट रेज इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। ठीक, ये मान लो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका फोकस है और ये इसका पोल है। अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट की जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो हमेशा फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी? फोकस से। ये पहला रूल है। जब भी किसी कॉनकेव मिरर के ऊपर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो फोकस से पास होती है। और सेकंड रूल इसका उल्टा है एकदम। उसमें क्या करेंगे? अगर कोई भी लाइट रे, सेकंड रूल इसी में बता रहा हूं, अगर कोई भी लाइट रे फोकस से होते हुए इधर से जाते हुए मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दोनों रूल एक दूसरे के अपोजिट है। अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से पास होगी,
और अगर कोई लाइट रे फोकस से होते हुए मिरर की तरफ जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। समझ में आए दोनों रूल? ठीक है, दो रूल आ गए यहाँ पे। ये तीसरा रूल देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका फोकस और ये हो गया पोल। अगर कोई भी लाइट रे किसी भी कॉनकेव मिरर के ऊपर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो जब ये यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है, और एक चीज याद रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जो भी लाइट रे मिरर के ऊपर, स्फेरिकल मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है, वो हमेशा इस सरफेस के ऊपर 90 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट होगी, परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी। जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है, वो हमेशा इस स्फेरिकल मिरर की सरफेस पे परपेंडिकुलर होगी। और अगर ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है तो आप एक चीज याद रखो, जब भी कोई लाइट रे किसी मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है तो वो रिट्रेस हो जाती है। ऐसा क्यों? जैसे ये लाइट रे आई और इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे टकराई, अब बताओ इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आई कितना है इसके लिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब है इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करोगे उससे इस लाइट रे ने कितना एंगल बना रखा है, तो कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री। सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करोगे वो नॉर्मल है। अब लाइट रे इसी लाइन के अलोंग इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मल भी तो यही लाइन होगी, इसी लाइन के अलोंग ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 0 डिग्री। तो रिफ्लेक्शन का रूल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? यहाँ पे 0 डिग्री होगा। मतलब लाइट रे टकराएगी और नॉर्मल से 0 डिग्री एंगल पे ही, यानी कि वापस से इसी डायरेक्शन में रिट्रेस हो जाएगी। रिट्रेस होना बोलते हैं, आई और टकराई वापस चलेगी। तो वही रूल यहाँ पे लग जाएगा। अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए कॉनकेव मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो क्योंकि ये 90 डिग्री पे इंसिडेंट होगी। अच्छा, मैं इसको 90 डिग्री पे इंसिडेंट होता हुआ क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर है। ये स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का एक पार्ट है उसका सेंटर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कोई भी स्फेयर हो उसके सेंटर से उसकी सरफेस पे आप लाइन ड्रॉ करो, वो हमेशा उसके ऊपर 90 डिग्री एंगल पे होती है, इसलिए मैं इसको 90 डिग्री एंगल बोल रहा हूँ, याद रखना है आपको। तो क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल पे मतलब कि परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है इस मिरर के ऊपर, इसलिए रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होगी? रिट्रेस हो जाएगी, ये टकरा के वापस आ जाएगी। रूल समझ में आया क्या? थर्ड रूल क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो मिरर से टकराने के बाद में रिट्रेस हो जाएगी। फिर फोर्थ रूल समझो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल हो गया। फोर्थ रूल क्या है? अगर कोई भी लाइट रे पोल के ऊपर इंसिडेंट होती है, कहां पे इंसिडेंट होती है? पोल पे, तो जिस एंगल पे ये इंसिडेंट होगी उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट भी होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन है, आप ध्यान से देखो, ये कौन से वाले पॉइंट से होके आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, यानी कि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी इस पॉइंट पे। ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? पोल के ऊपर मिरर की सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो इसको मैं नॉर्मल बोल सकता हूँ। ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गई इस पॉइंट के लिए? नॉर्मल हो गई। अब जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल से जितना भी एंगल बनाती है उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी बनाती है नॉर्मल से। ये तो रूल है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल से इंसिडेंट रे ने जितना भी एंगल बना रखा है उतना ही रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगी, इसलिए ये दोनों एंगल बराबर होंगे। कौन से एंगल? आई और आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगे। तो ये चारों रूल समझ में आएगा आपको? आसान है एकदम। बताओ कोई भी डाउट है तो। ठीक है, नेक्स्ट फिर कॉन्वेक्स मिरर। अब मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको सारे रूल बता रहा हूं। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका फोकस, ये पॉइंट हो गया पोल। सबके लिए दिखा देते हैं। ये इधर पोल है, ये इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। इसके लिए भी सेम, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, ये पॉइंट हो गया पोल। अब पहला रूल देखो, अगर कोई भी लाइट रे कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो फोकस से आती हुई अपीयर होगी। रिफ्लेक्ट तो यहीं से हो गई, लेकिन अगर मैं इसको पीछे बढ़ा दूं तो ये कहां से आती हुई अपीयर हो रही है? फोकस से। ये रूल है। अगर कोई भी लाइट रे कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो फोकस से आती हुई अपीयर होगी। लगेगा ऐसा, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो यही हो गया, तो एक्चुअल में तो फोकस से पास हो नहीं सकती, तो यहां से
पीछे बढ़ाने पे वो फोकस से पास होती हुई अपीयर जरूर होगी। और एकदम इसका उल्टा, अगर कोई भी लाइट रे इस कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर इस तरीके से इंसिडेंट होती है कि उसको आगे बढ़ाया जाए तो वो कहां से पास हो, फोकस से, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में, रिफ्लेक्शन यहीं पे होगा, रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। इधर से आएगी तो इधर रिफ्लेक्ट होगी, इधर से आएगी तो इधर रिफ्लेक्ट होगी। दोनों रूल समझ में आए क्या? इसी डायग्राम में दोनों रूल है, ठीक है। फिर थर्ड रूल क्या है, अगर कोई भी लाइट रे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट करोगे, मतलब इस कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर हम एक लाइट रे को इंसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन इस लाइट रे को आगे बढ़ाने पे ये कहां से पास होती हुई अपीयर हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसका मतलब ये यहाँ पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही होगी, और जो भी लाइट रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है मिरर के ऊपर, उसके साथ क्या होता है, वो रिट्रेस हो जाती है, तो ये वापस चली जाएगी ऐसे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो भी लाइट रे इंसिडेंट होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद में रिट्रेस होगी, ठीक है। थर्ड रूल है ये। फोर्थ रूल क्या है, अगर कोई भी लाइट रे पोल पे इंसिडेंट होती है, कहां पे इंसिडेंट होती है, पोल पे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में उसने जितना भी एंगल बनाया होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस से बना रही होगी, मतलब आई और आर ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पे बराबर होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो प्रिंसिपल एक्सिस पे आप देख रहे हो, है ना, पोल के ऊपर जब लाइट रे इंसिडेंट होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे ने जितना एंगल बनाया है उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगी। ये फोर्थ रूल है, याद रखना है। बोलो आया क्या समझ में? क्लियर एकदम, ठीक है।